हेलो स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें बात की गई थी कि हेनरी फोर्ड ने किस प्रकार फोर्ड्स मोटर कंपनी में टी मॉडल की कारों का जो उत्पादन है वो किया है। जैसे उसने असेंबली लाइन या कन्वेयर बेल्ट का जो इस्तेमाल किया गया है, 3 मिनट के अंदर किस प्रकार से एक नई गाड़ी है वो निकल कर सामने आती है, उसके विषय में बात की गई है। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं तो आगे 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था। जहां अगर हम बात करें तो 20 लाख कारें हैं उनका उत्पादन है। और 1929 में 50 लाख कार प्रति वर्ष, उसके विषय में बात की गई है। 29-20 मतलब 10 साल में जहां बात आती तो 30 लाख कारों की जो डिमांड और है वो बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। और आज के समय में तो बहुत ज़्यादा इनके विषय में है यहाँ पे। उसके बाद जहाँ बात करते हैं, बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन आदि भी खरीदने लगे। और ये चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी कि लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। आज के समय में भी जो वस्तुएं ली जाती हैं तो कुछ लोग किस्त उनकी बढ़वा लेते हैं मार्केट से और वो देते रहते हैं, मंथली है या फिर वीकली है, जिस तरह से वो लेते हैं उन्हें। 1920 के दशक में आवास और निर्माण क्षेत्र में उछाल ने अमेरिका में संपन्नता का आधार पैदा हो गया। मकानों के निर्माण में घरेलू जरूरतों की चीज़ों से निवेश और रोजगार की मांग बढ़ती यहाँ दिखाई दी है, जिसकी वजह से नए रोजगार और आमदनी में वृद्धि हो जाती है। और अमेरिका है 1923 में विश्व की पूंजी का निर्यात दोबारा करने लग जाता है और सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन जाता है। कर्ज जिसने दिए हैं दुनिया को उनमें शामिल हो जाता है। और उसके बाद अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात में यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से बढ़ने में मदद दी है। उन देशों को बढ़ने के लिए उसने जो कर्जा दिया है, जो देश विश्व युद्धों की वजह से जो क्या है संकट में चले गए थे। लेकिन ये ऐसी स्थिति लंबे समय तक कामयाब नहीं हो पाई है। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया में पहले कभी अनुभव नहीं किया गया था। यहाँ बात आती है विश्व आर्थिक महामंदी की बात है। 6 नंबर के क्वेश्चंस की बात यहाँ पर भी आती है कि आर्थिक महामंदी है, उसके क्या प्रभाव पड़े हैं, भारत पर क्या प्रभाव पड़े हैं, अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़े हैं, उनके विषय में यहाँ बात की गई है। दोनों क्वेश्चन है 6-6 नंबर के हो जाते हैं, उनके विषय में हम बात करते हैं। अब आर्थिक महामंदी की बात आती है जो 1929 से 33 तक दुनिया में रही है। और भारत में तो वो चरम में 1931 में रहेगी। हम आगे बात करेंगे उनके विषय में। 1929 में और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा और दुनिया में ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में गिरावट है वो देखने को मिली है यहाँ पे। तो इस तरह का जो संकट है वो पैदा होता है इस आर्थिक महामंदी की वजह से। कृषि क्षेत्र में और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेती हर उत्पादकों की कीमतों में ज़्यादा वृद्धि हुई है और ज़्यादा समय तक बनी रही, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो उत्पादन है वो किसानों ने बढ़ाना है वो आरंभ कर दिया था, जिसकी वजह से अधिक उत्पादन है वो किया गया और उत्पाद है, कृषि उत्पाद है वो नहीं बिक पाए, जिसकी वजह से किसानों की आय है वो घटने लगी, कीमतें कम हो जाती हैं उत्पाद की। उसके बाद कीमतें कम हो जाने के बाद किसानों ने और ज़्यादा मात्रा में अनाज उत्पादन करना वो आरंभ कर दिया गया। स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि अब उस अनाज को खरीदने वाले हैं, खरीदार हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं और अनाज है वो पड़ा जो क्या सड़ने लग जाता है। पहला कारण वो रहता है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से जो कर्जा लिया था वो कर्जा लौटाने में असफल रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के को भारी हानि है वो चुकानी पड़ती है, या फिर अमेरिकी जो उद्यमी उनके भी होश उड़ जाते हैं। जिसको देखकर, ऐसी संकट को देखकर 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था।
साल भर में भीतर यह कर्जा घटकर चौथाई रह गया, क्योंकि अमेरिका ने जो क्या है अपने कर्जे हैं वापस लेने के लिए उन पर जो दबाव डाला है। तो अमेरिकी पूंजी लौटाने पर दुनिया के लगभग हर देशों पर प्रभाव है वो देखने को मिला है। बहुत सारे बैंक हैं वो धराशायी हो गए हैं। कई देशों की तो मुद्राएं की कीमत बहुत तरह गिर गई थी। जैसे हमने देखा था कि जर्मनी की हमने देखा था कि लोग वेतन को प्राप्त करने के लिए बैलगाड़ियाँ किस तरह जो लेकर जाते थे उसके तौर पे। ब्रिटिश पाउंड को भी झटका लगता है यहाँ पर, वो भी नहीं बच पाता है। अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि और कच्चे मालों कीमतों में वृद्धि तेजी से जो कीमतें हैं वो डाउन आती हैं, और कृषि क्षेत्र में भी आर्थिक व्यवस्था है वो कमज़ोर हो जाती है। और उसके बाद अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और ज़्यादा टैक्स हैं वो लगा दिए जाते हैं, 2-3 गुना शुल्क बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे आज के समय में हम देख रहे हैं प्रत्येक राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, इस महामारी से उभरने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो टैक्स हैं वो बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के उन्होंने बढ़ाए हैं। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका में ही हमें देखने को मिला है। जहाँ अगर हम बात करते हैं तो अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देने बंद कर दिए। अब जिन लोगों ने बैंकों में अपने पैसे जमा करवाए हुए थे वो भी अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, और लोगों को कर्जा देना भी बंद कर दिया गया था। उसके बाद बेरोजगारी है वो बढ़ी है, और काम की तलाश के लिए लोग दूर दूर तक गए हैं। अमेरिका पे यहाँ बात हो रही है, अमेरिका पर प्रभाव को यहाँ दर्शाया जा रहा है। और अमेरिका की जहाँ बात करें तो हम जो हज़ारों बैंक उसके दिवालिया हो गए हैं, कंपनियां वो बंद हो गई हैं। कुछ आंकड़े दिए गए हैं, यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस तरह का जो प्रभाव हमें वहाँ देखने को मिला कि 1933 तक जो 4000 बैंक हैं वो बंद हो जाते हैं, और 32 से 1 लाख जो कंपनियां हैं वो बंद हो जाती हैं। ये बातें यहाँ दिखाई गई है। तो 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से बढ़ने के संकेत दिखाई देने पड़े हैं बाद में। आगे हमारा जो कंटेंट है भारत और महामंदी, भारत पर महामंदी के क्या प्रभाव पड़े हैं, वो अमेरिका के प्रभाव हमने देखे हैं जो 2 कारण दिए गए थे। वो 6 नंबर के कंटेंट के किस्से और उनके विषय में बात की गई थी। अब जो हम भारत पर क्या प्रभाव हैं आर्थिक महामंदी के उनके विषय में बात करेंगे। यहाँ पर भी 6 नंबर के क्वेश्चंस की बात होगी। भारत पर इसके असर देखने को मिले हमें शहरी क्षेत्र में तो नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में हमें ज़्यादातर देखने को मिले हैं। औद्योगिक क्षेत्र पे भी यहाँ प्रभाव हमें देखने को मिले हैं। 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। इस दुनिया में एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था समाज को भी प्रभावित करती है, लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करती है। औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यात और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। तो वो क्या करता था, कृषि जो वस्तुएं हैं उनका निर्यात करता था, और जो तैयार माल होते थे वहाँ से भारत में आयात हो जाते थे। महामंदी ने भारतीय व्यापारियों को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 34 के बीच देश में निर्यात आयात घटकर आधे रह गए हैं। निर्यात भी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं और आयात भी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी, यहाँ की कीमतें नीचे आ गई। जहाँ गेहूं की कीमत की बात करते हैं हम तो 50% तक गिर जाती है। शहरी निवासियों अगले पॉइंट पे जहाँ बात करते हैं तो शहरी निवासियों पर इतना प्रभाव नहीं देखने को मिला जितना किसानों और काश्तकारों को प्रभावित किया गया है। यह कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट हमें देखने को मिली है। यहाँ हम बात कर सकते हैं। आगे हमारा कंटेंट यहाँ जहाँ बात आता है बंगाल में जूट पटसन और जूट उत्पादकों में भी कच्चे पटसन का उगाते आए हैं, जिसमें टाट और बोरियां बनाई जाती रही हैं। तो उसकी निर्यात भी बंद हो जाता है, और कच्चे पटसन की कीमतों में भी 60% की गिरावट है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये भारत पर जो प्रभाव हमें आर्थिक महामंदी के वो देखने को मिले हैं। आर्थिक महामंदी भारत में 1931 में अपनी
चरम सीमा पे होती है, जिसके विषय में मैंने पहले बात की थी कि 1931 में वो चरम सीमा पे होती है। यहाँ वो कंटेंट दिया गया है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, कि विश्व अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से दोबारा से मजबूत बनाया गया, किस प्रकार से यहाँ कार्य किए गए हैं, उनके विषय में बात की गई है। यहाँ फिर दूसरे विश्व युद्ध जो शुरू हुआ है, दो खेमों के बीच लड़ा गया है, दूसरे विश्व युद्ध के भी यहाँ बताए गए हैं गुट। ये भी एक गुट में दूरी आपकी जो शक्तियाँ रही हैं, दूसरे में आपके जो मित्र राष्ट्र रहे हैं उनके विषय में बात आई है, जो कि मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली की बात आती है। दूसरे में ब्रिटेन है, सोवियत संघ जो रूस है आज का, फ्रांस और अमेरिका रहे हैं। और उसमें तो 90 लाख लोग मारे गए थे, इसमें 6 करोड़ लोग मारे गए हैं। जो अगर हम बात करते हैं तो 1939 की वैश्विक जनसंख्या का 3% था, जो करोड़ों लोग घायल भी हुए हैं। और आज के समय में अगर विश्व युद्ध हो जाता है तो मतलब कहें क्या, किस तरह के आंकड़े होंगे वो आप सभी जानते हैं। आज तो प्रत्येक देश के पास इतने भयानक जो हथियार रहे हैं उनके विषय में बात की गई है। और यहाँ एक शहर की जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, सिर्फ जो इमारतें रह गई हैं, पिलर्स रह गए हैं और कुछ भी नहीं रहा है। रूस के स्टालिनग्राद की यहाँ बात की गई है, जहाँ विश्व युद्ध की वजह से ये तबाही जो देखी गई है इस तरह की। और आज तो ये पिलर भी नहीं रहेंगे, ये मंजर कुछ नहीं रहेगा, इस तरह की तबाही होगी अगर विश्व युद्ध हो जाता है तो युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साय से आगे बढ़ा है। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली वृहस्पति ताकत बन चुका है। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वृहस्पति शक्तिशाली के रूप में सामने आया है। तो 2 महाशक्तियाँ यहाँ अब हमारे सामने आज की हैं, अमेरिका और रूस की यहाँ बात हो रही है। पहले जो बात थी वो रूस के अलावा हमने देखा है कि ब्रिटेन और फ्रांस जो महाशक्तियाँ रही हैं उनके विषय में बात थी। युद्धोत्तर बंदोबस्त की यहाँ बात करते हैं तो ब्रेटन वुड्स जो समझौता है या सम्मेलन है, युद्धों के दौरान जो भी आर्थिक हानि हुई है विभिन्न देशों को, यूरोपीय देशों की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने आप को उबारने के लिए ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है, 6 नंबर के क्वेश्चंस के विषय में भी यहाँ बात आती है, 3 नंबर के क्वेश्चंस के विषय में यहाँ बात आती है। जहाँ जिनके विषय में हम बात करें तो यहाँ बात आती है कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। फ्रेमवर्क पर 1900 जो हम बात करते हैं तो 19 जुलाई 1944 में अमेरिका के शहर न्यू हैम्पशर में ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। यहाँ पे कहाँ जो सम्मेलन का आयोजन हुआ, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात आती है तो न्यू हैम्पशर की बात आ जाती है। कब हुआ है तो 1944 की बात आ जाती है। तो सदस्य देशों ने विदेशी व्यापार के लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात आ जाती है कि IMF का पूरा नाम क्या है, वो बात है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात आती है, की स्थापना की गई है। और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे हम विश्व बैंक बोलते हैं, विश्व बैंक का निर्माण अब अमेरिका में किया गया है, अमेरिका के अंदर ही है। और उसका हमेशा ही जो अब गवर्नर की बात करते हैं तो अमेरिका का ही वित्त मंत्री वो रहेगा। यहाँ बात आती है तो इसमें विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान का ब्रेटन वुड्स टविन आप जानते हो कि क्या होती है, जुड़वा संतान होती है, उनको जुड़वा संतान कहा गया है। आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। यहाँ पे विश्व बैंक और IMF ने दोनों ने 1947 में काम करना आरंभ कर दिया था, जब भारत आज़ाद हुआ है उस समय में। और इन संस्थानों का निर्णय प्रक्रिया में पश्चिमी औद्योगिक उत्पादों पर नियंत्रण अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। वीटो आप जानते हो कि वीटो पावर के जो है 5 देशों को दी गई है, जहां हम बात करते हैं उनमें। तो वीटो का अर्थ क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पूछ लिया जाता है। निषेधाधिकार है, इस अधिकार के सारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन सकती है। जैसे हमने देखा कि भारत को जब
इस वीटो पावर को देने यानी एसजी की पावर देने की बात आई है तो चीन ने बहुत बार वीटो का इस्तेमाल किया है, तो ये आप सभी जानते हो। इस तरह से यहाँ बात आती है। तो डॉलर को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पे यहाँ चयनित किया गया है। तो आगे हम प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्षों के विषय में बात करेंगे। तब तक आपका धन्यवाद।